आज हम लोग जो है भारत और समकालीन विश्व, जो आपकी पुस्तक है जिसका नाम क्या है, भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। फ्रांसीसी क्रांति पुस्तक जो आपकी इस वर्ष है उसका क्या नाम दिया गया है, टाइटल है भारत और समकालीन विश्व। मतलब भारत और उसी समय विश्व की क्या स्थिति थी और भारत की स्थिति क्या थी, उसी का अध्ययन हमें करना है। तो भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत सबसे पहले तो आपने क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। उसके अगले खंड में आपको देखने को मिलेगा रूसी क्रांति। अगले खंड में क्या देखने को मिलेगा आपको, रूसी क्रांति भी देखने को मिलेगी। इसी के अगले अध्याय में और अगले क्रम में नास्तिकवाद का उदय, नास्तिकवाद का उदय, ये सारी चीज़ें आपको इस पुस्तक के अंदर देखने को मिलेगी। अध्याय 1 जो है, जो आपका अध्याय 1 है वह कौन सा है, फ्रांसीसी क्रांति। अध्याय 1 में क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। आज हम जिस मुक्ति के साथ, जिस स्वतंत्रता और समानता के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसे सामान्य मानकर चलते हैं कि सामान्य बात है, हमें स्वतंत्रता मिली है। हम क्या मानते हैं कि हमें क्या मिली है, स्वतंत्रता मिली है, समानता मिली है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, ये इसे हम क्या मानते हैं, सामान्य बात मानते हैं कि हमारा अधिकार है। किंतु लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस सब का इतिहास रहा है। ये जो चीज़ें हमें मिली हैं उन सभी का कुछ न कुछ इतिहास रहा है। ये हमें इतनी आसानी के साथ नहीं मिल पाई हैं, जितनी आसानी के साथ इसको हम जी रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को इतिहास के इस भाग में आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अध्याय 1 में। चलिए तो हम अध्याय 1 शुरू करते हैं, जिसका क्या नाम है, फ्रांसीसी क्रांति। जिसका क्या नाम है, फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई, कब, 14 जुलाई, डेट याद रखिएगा कि 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में, कहाँ पर, पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। चारों तरफ आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घूमने का आदेश दे दिया था, क्योंकि पहले सम्राट हुआ करते थे, लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। तो सम्राट ने क्या किया था, पूरे नगर में सैनिकों को घूमने का आदेश दे दिया था। अफवाह क्या उड़ी थी, अफवाह यह उड़ी थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। मतलब कोई भी व्यक्ति दिखेगा, अफवाह यह उड़ी कि कोई भी व्यक्ति दिखेगा तो उसके सैनिक उसे क्या करेंगे, गोली मार देंगे। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें, पेरिस नगर में कितने, 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। जनसेना, जनता की सेना, राजा की सेना नहीं, जनता की सेना का गठन करेंगे हम। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। सरकारी जो भवन थे उनमें ज़बरदस्ती प्रवेश कर गए कि हमें यहाँ से क्या होगा, हथियार मिल जाएंगे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर, पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील कौन सा स्थान, बास्तील किले को, की जेल को तोड़ डाला। बास्तील क्या था, बास्तील जो था वह क्या था, किला था। इसकी जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। उन्होंने सोचा कि इस किले को तोड़ेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिलेगा, गोला और बारूद मिल जाएगा।
हथियारों पर कब्जे की इस शस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर जो था, उस किले का जो कमांडर था, वह मारा गया। साधारण जनता के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और कैदी जो वहाँ बंद थे उन सभी को छुड़ा लिया गया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। वो कितने लोग थे? केवल 7 थी जो बंद थे, जो जेलों में बंद थे। उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। निरंकुश शक्तियाँ थी। शासक कैसा था? निरंकुश था। इसीलिए बास्तील का किला क्या था? लोगों की घृणा का केंद्र था। उससे सभी घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसीलिए किले को ढहा दिया गया। लोगों को पसंद नहीं था तो किले को क्या किया? गिरा दिया और उसके अवशेष जो उसमें बची चीज़ें मिले, बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे शौकीन व्यक्ति होते हैं कि पुरानी वस्तुओं को रखने का उन्हें शौक़ होता है। तो जब किले को गिराया गया, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें मिली, उन सारी चीज़ों को लोगों ने क्या किया? बाज़ार में बेच दिया। बेचा किसे? जो उन अवशेषों को याद के लिए रखना चाहते थे। इस घटना के बाद जब ये घटना घटित हो गई, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और छोटे छोटे संघर्ष हुए, शहरों में भी और देहातों में भी। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पावरोटी आप जानते हैं, पावरोटी की कीमतों का क्या कर रही थी जनता? की विरोध कर रही थी कि ये ज़्यादा महंगी मिल रही है। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने से एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसी के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पहला जो पेज है आपकी पुस्तक का, जो पहला पेज है, उसी में बास्तील का किला जो विध्वंस किया था लोगों ने, बास्तील ध्वंस का चित्रण दिया गया है। कई चित्र उसके बनाए गए कि किस तरह से उस किले को गिराया गया। चलिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा हुआ? अब हम इसके पूर्व में जाएंगे कि यह घटना घटित क्यों हुई। ये बास्तील का जो किला गिरा तो राजा से जनता क्यों परेशान थी? तो 1784 में आप जाओ। कब जाओ? 1774 में जाओ। 1774 में जाओ। 1774 में बुर्वी राजवंश का लुई, कौन सा राजवंश? बुर्वी राजवंश। का शासक कौन था? लुई। बुर्वी राजवंश का शासक कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। जब यह गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र कितनी थी? केवल 20 वर्ष थी। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट से हुआ। इसका जो विवाह हुआ तो किससे हुआ? मेरी एंतोनेट से हुआ। मेरी एंतोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय, जब उसका राज्यारोहण हुआ उस समय उसका राजकोष खाली पाया गया। उसके राज्य में कुछ भी नहीं था। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन क्या हुए थे? नष्ट हो चुके थे। बरसाए के विशाल महल और राज दरबारों की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। जो राजवंश थे उनकी शानी शौकत को बनाए रखने के लिए बेवजह का खर्च किया जाता था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरबे लिब्रे से भी अधिक का कर्ज हो गया था। लिब्रे क्या होता है? फ्रांस की मुद्रा थी। लिब्रे क्या थी?
फ्रांस की मुद्रा थी। फ्रांस की यह मुद्रा थी जिसे 1794 में क्या किया गया, समाप्त कर दिया। लिब्रे को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज था और यह कर्ज अलग से हो गया। सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। जो कर्जदाता थे जिन्होंने कर्ज दिया था वो 10% की क्या ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे खर्च पर चुकाने को क्या थी, मजबूर थी। उनका खर्च होना अपने नियमित खर्चों, जो नियमित डेली के खर्च थे, जैसे सेना का रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। करों की वृद्धि, करों को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया और यह एकदम नाकाफ़ी थी। लोगों को यह सही नहीं लगा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। किस में बटा था, स्टेट्स में। स्टेट्स क्या होता है, सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करता है। स्टेट्स क्या करता है, सामाजिक जो हैसियत होती है उसको व्यक्त करता है। तो ये कितने हिस्सों में बटा था, 3 हिस्सों में। तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। जो ऊपरी जो साधारण जनता थी वही कर देती थी, उच्च वर्ग के जो व्यक्ति थे उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का क्या था, अंग था। प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग जो व्यवस्था को दर्शाता है। वर्ग 2 क्या है, जो दूसरा है, जो दूसरा भाग था वह क्या करता है, प्राचीन राजतंत्र को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% क्या थे, किसान थे। ये जो दूसरा चित्र, पेज क्रमांक 2 में जो दूसरा चित्र है एस्टेट्स का, वह क्या है, चित्र है जिसे आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं। देखिए, एस्टेट्स का जो समाज था, सबसे ऊपर पादरी वर्ग रहता था, द्वितीय में कुलीन वर्ग जो अमीर व्यक्ति थे वह रहते थे, तृतीय में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी व वकील रहा करते थे। उसी में किसान और कारीगर रहते थे। छोटे किसान, भूमि और मजदूर, नौकर रहा करते थे। ये 3 स्टेट से बटे हुए थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइट। पादरी वर्ग कौन था, विशेषाधिकार जिनको थे, जन्म से जिन्हें विशेष अधिकार, जो चर्च में विशेष कार्य करते थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे धार्मिक कर कहते हैं, टाइल, जिसे क्या कहते हैं, टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाता था। यह ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर भी था और अप्रत्यक्ष कर भी शामिल था। अप्रत्यक्ष कर किसमें था, नमक और तंबाकू जैसी वस्तुओं में था। नमक का कर देना पड़ता था, तंबाकू का देना पड़ता था। रोजाना उपयोग की जो वस्तुएं थी उन पर भी लोगों को क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता ही वहन करती थी। ठीक, चलिए 1.1 क्या देखेंगे, जीने का संघर्ष। इस चित्र को आप भली भांति देख लें। उसके बाद फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में, कब, 1715 में, किताब में आप अंडरलाइन करते जाएंगे। कितनी थी, 2.3 करोड़। 1715 में यह जनसंख्या कितनी थी, 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में, जो
1789 में बढ़कर कितनी हो गई? 2.8 करोड़ हो गई। 2.8 करोड़। परिणाम यह हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। जब लोग बढ़ गए तो खाने पीने की जो वस्तुएं हुआ करती थी, खाने पीने की संपूर्ण वस्तुओं पर कर लगा हुआ था, जिस कर के नीचे साधारण जो जनता थी वह दबी हुई थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में क्या हुई? तेज़ी से वृद्धि हुई, क्योंकि आम नागरिक वही अधिक से अधिक उसका इस्तेमाल करते थे। अधिकतर जो कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, उनकी मजदूरी कोई निर्धारित नहीं हुआ करती थी। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, केवल महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही थी, मजदूरी में कोई इजाफा नहीं हो रहा था। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई जो थी वह चौड़ी होती गई। अमीर ज़्यादा अमीर होता गया और जो गरीब था वह ज़्यादा गरीब होता गया। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। यदि सूखा पड़ जाता या ओला ज़्यादा गिर जाता तो जो पैदावार होती थी वह क्या होती थी? कम हो जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम बात थी। जीविका संकट का अर्थ क्या हुआ? ऐसी स्थिति जब जीवित रहने के लिए, किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी न मिल सके, उनका भी खतरा बन जाए, उनकी भी समस्या उत्पन्न हो जाए। अब 1.3 चलिए। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, कई बार यह विद्रोह हुए थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे कि वो समाज को बदल सकें। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई, तीसरे स्टेट वाले व्यक्तियों ने उठाई जो समृद्ध थे और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ गए थे, ठीक है, जो समझदार हो गए थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। कब? 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समाज का उदय हुआ जो समझदार थे, जिन्हें क्या कहा गया? मध्य वर्ग का कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। संपत्ति उनके पास कहाँ से आई थी? समुद्र का व्यापार करते थे, ऊनी और रेशमी कपड़ों के उत्पादन से उन्हें लाभ हुआ था। ऊनी या रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था, वो बेचते थे, या समाज के समृद्ध लोग उसे क्या करते थे? खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म का विशेष अधिकार नहीं है। आपने जन्म ले लिया तो उससे वह आपको अधिकार नहीं मिलता। आप जिस प्रकार का कार्य करोगे उसी तरह के समाज में आप रहोगे। आप जन्म पादरी के घर में ले लिए तो आपको उसका अधिकार नहीं मिलेगा कि आप पादरी हो जाओ, चर्च की में पूजा करो। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता हो। वह जितना योग्य होगा समाज में उसका स्थान उतना ऊंचा होगा। स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों पर, जो स्वतंत्रता है उसके सामान्य नियम बनाए जाएं, समान अवसर सभी को प्रदान किया जाए। और ऐसे समाज की परिकल्पना किसने की? जॉन लॉक। किसने की? जॉन लॉक ने। ऐसे समाज की कल्पना किसने की? जॉन लॉक ने की और जाक ने। ऐसे समाज की इन्होंने क्या किए? परिकल्पना की। और ये थे कहाँ के? रूस के। ये दोनों विचारक कहाँ के थे? रूस के थे। टू टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक का नाम है। लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का क्या किया? इसने खंडन किया कि राजा को इतने अधिकार नहीं मिलने चाहिए।
राजा को इतने अधिकार नहीं मिलने चाहिए। रूसों ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा और मांतेस्तु ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही कि विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका। विधायिका क्या करे? कानून बनाए, कार्यपालिका उसके अनुसार कार्य करे और न्यायपालिका जो उस कानून को न माने उससे वह न्याय प्रदान करे। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिषद, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ, 13 उपनिषदों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया कि हम तुम्हारे संरक्षण में नहीं रहेंगे, तो वहाँ इसी मॉडल से सरकार बनी कि विधायिका होगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। फ्रांस राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। दार्शनिकों ने क्या किया, काफ़ी हाउसों व सैलान में गोष्ठियाँ हुई, गर्मा गर्म इस पर बहस हुई कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। पुस्तकों व अखबारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। जब उस बात को सुनेगा तो उसे भी समझ में आएगा। इसी समय लुई 16वां जो था द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगा दिए गए। इसके द्वारा फिर से कर लगा दिया गया। यह उसको विशेष अधिकार था कि वह किसी भी समय कर लगा सकता है। इसी व्यवस्था के कारण लोगों का क्या हुआ, गुस्सा बढ़ गया। यह क्या था कि फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रांस की जो क्रांति हुई वह किन कारणों से हुई। तो आपने देखा कि यह आग जो थी बहुत दिनों से लगी हुई थी, लेकिन क्रांति की शुरुआत नहीं हो रही थी। लुई 16वां जो था इसने क्या किया, 1789 में एक कर लगा दिया जिससे जनता भड़क गई और ब्रिटेन से कई राज्यों ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। इन्हीं सब कारणों से फ्रांस का जो विद्रोह था वह प्रारंभ होता है। अब इसके आगे हमें देखना क्या है कि क्रांति की शुरुआत होती कहाँ से है। पहले भाग में आपने देखा कि फ्रांस में किन कारणों से क्रांति की शुरुआत हुई, किन कारणों से लुई जो 16वां था, कौन यहाँ का राजा जो था, कौन, लुई 16वां जो था, उसने किन कारणों से क्या किया था, कर को बढ़ाया था। प्राचीन राजतंत्र के तहत अब हम क्रांति की शुरुआत का अध्ययन करेंगे। दूसरा चैप्टर आपका क्या है इसी में, क्रांति की शुरुआत। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, अपनी मर्जी से उसे कर लगाने का अधिकार नहीं था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल, प्रतिनिधि जो सभा होती थी, कि बैठक बुलाकर करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी कि कर लगा दिया जाए अथवा न लगा जाए। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। जो 3 स्टेट थे उसमें से एक एक प्रतिनिधि जाते थे, एक एक प्रतिनिधि तीनों स्टेटों से जाया करते थे। लेकिन सम्राट यह निर्णय लिया करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी जो अंतिम बैठक बुलाई गई थी वह 1614 में बुलाई गई थी, 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई जो 16वां था उसने 5 मई 1789 को 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के कालीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट में इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए।
एक दूसरे के सामने। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों की सभा में प्रवेश जो था वह वर्जित था। किसानों फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई थी। बहुत से लोगों ने, 40,000 लोगों ने पत्र लिखा था जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग क्या करेगा? एक मत देगा। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि ऐसा ही होगा। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए। पूरी सभा मतदान करे जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। प्रत्येक सदस्य क्या करेगा? एक मत देगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। लोकतंत्र में ही होता है एक व्यक्ति और एक वोट, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैस्ट में प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि एक व्यक्ति एक वोट नहीं होगा, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। उन्होंने कहा इस सभा में हमें नहीं रहना है। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हम क्या है? नेशनल असेंबली हैं, तथा शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाए, कि संविधान तैयार किया जाए जिसमें क्या किया जाए? जो शासक है उसकी शक्तियों को कम कर दिया जाए, तब तक वह असेंबली में भाग नहीं लेंगे। मिराबियो और आबे सीए ने ऐसा किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। वह चाहता था कि इस तरह का समाज न हो। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था, जो उच्च वर्ग का था। तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिख डाली। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इसमें दर्शाई गई। पुस्तक में आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पेज नंबर 8 में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिखाई गई हैं कि 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष जो था वह गहरा होता जा रहा था। 1789 में क्या होता है? स्टेट जनरल का आह्वान होता है। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है और बास्तिल पर हमला करके देहात में किसानों का विद्रोह भी होता है। 1791 ईस्वी में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93 में फ्रांस जो है वो गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन हो जाता है। 804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर वह कब्जा कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसलिए आपको क्या करना है? इसे नोटबुक में बनाकर याद कर लेना है। फिर जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त हुई थी, उसी समय पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, फसल को नुकसान हुआ था और पावरोटी की कीमतें जो थी वो आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। इंतजार के बाद दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया कि पेरिस में जाओ। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नष्ट नाबूद कर दिया। ये पढ़ चुके हैं आप। देहाती इलाकों में गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जागीरों ने मालिकों के भाड़े पर लठैतों जो लठ लेंगे और लुटेरों के गिरोह बना लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। जो फसल हमारी पक गई है उसे तबाह करेंगे। ये
कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से, कुदाली लेकर और बेलचों से ग्रामीण के जो किले थे उन सभी को क्या किया, किसानों ने गिरा दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को क्या किया, जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए प्राण बचाने। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर भी शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने क्या किया, अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। अब संविधान बनेगा, उसके अनुरूप ही हम कार्य करेंगे। 4 अगस्त 1789 को, कब, 4 अगस्त 1789 को हुआ क्या, रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, धर्म पर जो कर लिया जाता था, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। लिब्रे आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिब्रे क्या है। फिर फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। 2.1 में क्या है, फ्रांस में क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हो जाता है। इसके आगे हमें पढ़ना क्या है, जो राजतंत्र बना उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सम्राट को जो शक्तियाँ प्राप्त थी वो कम कर दी जाएं। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न भिन्न विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करके हस्तांतरित कर दिया जाए। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। ये देखिए, विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका उसे नियंत्रण में रखती है और न्यायपालिका क्या करता है, न्याय करता है। 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। वह कानून बना सकती थी। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनने। पहले नागरिक